लास्ट लेक्चर में एसिस में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बताया था, याद है? यस सर। उसमें देखा था वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। यस सर। और करंट इज नॉर्मल वोल्टेज अपॉन आर। यस सर। उसके बाद देखा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। उसमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस ओमेगा एल मिला था। याद आ रहा है कुछ? यस सर। देखो ये देखते चलो। है ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में देखो एक्सएल ओमेगा एल मिला था और करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे था। फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटेटिव रेजिस्टेंस 1 बाई ओमेगा सी था और करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे था। ठीक है, बोलो। यस सर। अब बाकी सर्किट देखते हैं जिसमें दो दो एलिमेंट हो, तीनों हो, ऐसा कुछ भी। तो आगे देखो, क्या एबीसी लिख रहे थे या 1 2 3 लिख रहे थे? 1 2 3। 1 2 3 लिख रहे थे। तो फोर्थ सीरीज एलआर सर्किट। मतलब इसमें इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस भी है और एक अप्लाइड अल्टरनेटिंग सोर्स भी है। ठीक है, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को मालूम है कि करंट थ्रू इंडक्टर वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे होता है, मालूम है ये? यस सर। अच्छा, और रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं तो ऐसे सोचो, ध्यान से समझना इस बात को, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू आई आर, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई एक्स एल, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। Yes. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ होगा। ऐसा कुछ होगा। और ये एंगल होगा लेट्स से बीटा। तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है V नॉट वो इसके बराबर होना चाहिए। So VR और VH परपेंडिकुलर क्यों होंगे? देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखा था कि वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होता था। Yes sir. प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में देखा था, प्योरली रेजिस्टिव में, कि उससे करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे होता था। Yes sir. मतलब वोल्टेज उसका करंट से π/2 फेज आगे होगा। तो करंट तो आर के अलोंग हुआ, तो उससे π/2 फेज आगे इंडक्टर का वोल्टेज हुआ। तो VN नीचे की साइड आना चाहिए ना? नहीं रे, करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे होता है, हाँ है ना। Yes sir. तो करंट किधर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से π/2 फेज पीछे करंट है, मतलब वोल्टेज π/2 फेज करंट से आगे है। तो ये करंट वाली लाइन है, तो इससे π/2 फेज आगे ये हुआ। Yes. पक्का। Yes. कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं इससे कि V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ऐसा कुछ। बोलो। So V naught is equal to I common R square R square plus XL square, ऐसा होगा। So current I will become V naught upon V naught square है, तो इसको और थोड़ा ठीक कर दो रुको। तो ऐसा लिख सकते हैं I is equal to V naught upon under root R square plus XL square. So current I will become 1 upon अंडर रूट R स्क्वायर, और XL ओमेगा L होता है, तो ओमेगा L स्क्वायर इंटू V नॉट। और ये करंट V नॉट से बीटा फेज पीछे होगा। करंट देख रहे हो, वोल्टेज से बीटा पीछे है। इस ट्रायंगल में tan बीटा देखोगे तो क्या मिलेगा, VL अपॉन VR, दैट इज XL अपॉन R, दैट इज ओमेगा L अपॉन R, ऐसा कुछ। So beta will become tan inverse
ओमेगा एल अपॉन आर, इसको यहाँ रहने देंगे, ये मिल गया है तो इसको रहने देंगे। सो फाइनली करंट विल बिकम वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा, बीटा ये होगा। आई बात समझ में? देखो वोल्टेज से करंट बीटा फेज पीछे दिख रहा है, ये वोल्टेज है अप्लाइड, इससे बीटा फेज पीछे ये करंट दिख रहा है। आया समझ में? सर आगे पीछे कैसे डिसाइड मतलब देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव है। तो वी नॉट वाला लाइन जहां से है वहां से बीटा एंगल पीछे करंट वाला लाइन है, यस। यानी कि करंट वोल्टेज से बीटा फेज पीछे होगा। करंट का मैग्नीट्यूड V बाई आर होता है, तो V नॉट अपॉन टोटल इफेक्टिव आर हो गया इस केस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो आपको बीच का कुछ नहीं याद रखना है, केवल फेजर डायग्राम लिखने से ये सॉल्व हो जाएगा। समझे? कुछ प्रॉब्लम भी कराता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। फिर हर टाइप के मतलब ये फोर्थ है ना, तो 1 2 3 4 हर तरह के क्वेश्चन दो चार कराता हूँ, या एक और फिफ्थ बता देता हूँ उसके बाद, पहले कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? यस। अब जैसे ये समझने के लिए ही एक क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। इसको कोशिश कीजिए एक बार, देखो जरा। बोलो, आया कुछ आंसर? नहीं आया? देखो तुम्हारे सामने है, एसी सर्किट में करंट आई क्या होगा एसी में? V0 अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। यस स्टेडी वैल्यू। अब लिखा है 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड, तो करंट 1 एम्पियर होता है। तो डीसी है मतलब डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट में क्या होगा, ओमेगा 0 होगा, यही होगा ना। यस तो करंट 1 एम्पियर, तो 1 इज इक्वल टू कितना चला गया, 100 वोल्ट, 100/R। तो रेजिस्टेंस इसका 100 ओम है, ये तो मालूम चल गया मुझे, है ना। यस कोई डाउट? नो सर यही पूछा था ना। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्शन कॉइल पूछा है। ओके ओके, आते हैं। तो इंडक्शन कॉइल में रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो गया। अच्छा, तो इंडक्शन कॉइल में क्या क्या है, एल भी है और आर भी है। तो ये वाला आर तो मिल गया मुझे 100 ओम, ये एल अभी तक नहीं पता है मुझे, यही कहानी है ना। बोलो ना। यस जब 100 वोल्ट एसी 50 हर्ज का लगाते हैं तब 0.5 एम्पियर होता है, तो यहीं से 0.5 इज इक्वल टू 100 अपॉन, अब हो गया मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। यस सो अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 200, होगा ऐसा। सो 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज 200 स्क्वायर, 0.5 को उधर ले गया, तो समझ आ रहा है कुछ। यस एक्सएल इज 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर का रूट, सो ए प्लस बी 300, ए माइनस बी 100, ऐसा कुछ होगा, है ना। यस तो ये हो गया अंडर रूट 3, 100√3, ऐसा कुछ होगा। यस यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर तो ये जो एक्सेल हुआ ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस हुआ, इस एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इंटू एल, जो भी पूछे बता सकते हैं, कहने का ये मतलब। सो हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल इज अंडर रूट 3 इंटू 100। ओमेगा कितना है, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज अंडर रूट 3 इंटू 100। सो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है शायद, 50 हर्ज दिया है ना, बोलो। यस सर सो एल हो गया मेरा √3/पाई हेनरी। तो कुछ मैं सब निकाल दिया, पूछा आपसे केवल एक्सेल है, तो एल की वैल्यू भी मिल गई, एक्सेल की वैल्यू भी मिल गई, केवल रेजिस्टेंस पूछेगा
तो इसकी वैल्यू भी मिल गई। कुछ भी पूछे बता सकते हैं, समझे कुछ? यस सर। लिख लीजिए, एक दो और इजी क्वेश्चन देता हूँ। सर इसमें वो साइन ओमेगा टी माइनस बीटा वाला ऐसा नहीं लगेगा? आएगा, अगर पूछेगा करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो बताएंगे, या कोई भी, मतलब ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है ना, टाइम के साथ फंक्शन नहीं पूछ रहा है। क्योंकि अगर लिखा हुआ है करेंट इज समथिंग 0.5 एम्पियर या वॉट एवर, तो ये स्टेडी करंट है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो पास करेगा। यस। समझे? यस। आगे बढ़ूं, एक और आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देता हूं। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट, एक और यही एलआर सर्किट पे बेस्ड, सीरीज एलआर। इसको कोशिश कीजिए।
डन सर। हो गया? क्या आंसर आया? करंट 10 एम्पियर। वेरी गुड। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस? 10 वोल्ट। हम्म हम्म 50 and 120 volts. एक ही आंसर होगा ना बेटा, इंडक्टर के अक्रॉस पूछा है ना शायद पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस 120 आ रहा है। ओके 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 ओके, वेरी गुड। मुझे लगता है आ गया सबका, फिर भी एक बार देख लो। ये एल है और ये आर है। एल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा आई इंटू एक्स एल। आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू आर। होगा? यस। समझ रहे हो सब लोग? तो और ये दोनों एक दूसरे से π/2 फेज पर रहते हैं ना। बोल बेटा, आई आर इधर होता है और आई इंटू एक्स एल इधर होता है। याद आ रहा है कुछ? और यस। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होता है, जिस रिजल्टेंट को आई इंटू जेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेड क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल दैट इज ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आर मालूम है मुझे, रेजिस्टेंस 12 ओम है, मतलब आर पता है। इंडक्टेंस इतना है, मतलब एल पता है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी 50, मतलब एफ पता है। 130 वोल्ट मतलब वी नॉट पता है। क्लियर है ये सब? यस। पक्का? तो पहले जेड की वैल्यू देखो। अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल, so that is 2 pi into 0.05 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। होगा ऐसा? यस। तो 2 पाई इंटू 50 होगा। क्या बोल रहे हो? 2 पाई इंटू, हाँ 50 भी होगा, सही बोल रहे हो। 2 पाई ओमेगा, ओमेगा एल, तो 2 पाई एल लिख दिया इंटू ओमेगा दैट इज 50। ये होगा ऐसा। तो 12 स्क्वायर मतलब 144, पाई और पाई को हटा दो, 50 इंटू 2 100, तो 5 स्क्वायर 25 होगा। बोलो। तो 169 होगा। 169 शायद 13 का रूट होता है। बोलना बेटा। यस। तो जेड मुझे मिल गया 13 ओम। और ये जेड होगा क्या? तो ये हो गया जेड, तो ऐसे समझते हैं ना। हो आई इंटू जेड कितना होना चाहिए? 150 130 है ना शायद, 130 वोल्ट होना चाहिए। बोलो। 130 होना चाहिए। सो आई इंटू 13 130 होना चाहिए, मतलब करंट होना चाहिए 10 एम्पियर।
कोई डाउट नहीं? तो अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट मिल गया। Yes. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस IR होगा, that is 10 into 12, so 120 volt. Potential difference across inductor, that is I into omega L होगा, Yes. that is 10 और ओमेगा L मिला के 5 मिला था ना, into 5, that is 50 volt. समझ आ रहा है आप लोगों को? सर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस का। नहीं नहीं, इंडक्टर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल, इस कॉइल का ये तो वायर हो गया ना, तो इसका अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा, वो 0 है। वो 0 नहीं होता तो इस R के साथ ऐड कर देते उसको, यस है ना। यस ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है वो तो है ही, और कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता फिर तो, समझे? हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो या लिख रहे हो? हो गया। हो गया है ना? अच्छा, सो नेक्स्ट, इसका नंबर कौन सा था? 4, सीरीज LR सर्किट। अब सीरीज RC सर्किट कर देते हैं, दो का कॉम्बिनेशन। तो 5th, उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे एक साथ, RLC तीनों। सीरीज RC सर्किट, तो ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है और ये अप्लाइड वोल्टेज। तो ये हो गया अप्लाइड साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो मान लो V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को IR लिखेंगे, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C। कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को I इंटू XC लिखेंगे, हाँ है ना। यस अब एक बार अपने नोटबुक में से देखो फेजर डायग्राम को, तो फेजर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि जो वोल्टेज, जो करंट होता था वो वोल्टेज के, आई मीन समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, I और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सेम फेज में होता था, नहीं समझे? करंट थ्रू रेजिस्टर
और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सेम फेज में होता था, Yes, sir. तो ये मुझे मिलेगा I इंटू आर, ये हो गया। कैपेसिटर में देखोगे, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से π/2 फेज आगे होता था, सर करंट आगे होता था। देखो इधर देखो, ये है ना प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। तो इसमें दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज आगे होता था, हाँ सर। है ना। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से π/2 फेज पीछे होगा। यस सर। तो ये करंट वाला लाइन है, तो इससे π/2 फेज पीछे, मतलब यहाँ ये जो होगा इसको हम लिख सकते हैं I इंटू एक्स सी, लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं यहाँ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं यहाँ, तो ये होगा आपका V नॉट होगा, और ये एंगल बीटा। तो इस डायग्राम में tan बीटा आपको दिख रहा होगा P/B, दैट इज XC अपॉन R होगा। XC 1/ωc होता था, याद है? बोलो, बोलना भाई। यस सर। तो बीटा एंगल मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, कुछ भी। बीटा एंगल यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर ये जो होगा, ये करंट I इंटू जेड होगा। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिख रहा होगा आपको, √XC² प्लस R², ये जेड की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज R² प्लस 1/ωc का स्क्वायर, जितना भी है, ये जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो जेड और बीटा मिल गया। तो इसमें अगर मुझे एग्जैक्टली करंट का इक्वेशन लिखना है, तो करंट मेरा हो जाएगा V नॉट अपॉन जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा, होगा ऐसा? बोलो, यस। है ना। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। बोलिए। Yes, sir. अब एक आध क्वेश्चन इस पे बेस कर लीजिए। दिख रहा है? यस। कोशिश कीजिए। एक मिनट देता हूँ।
बोलो बेटा आया। सर रिएक्टेंस क्या होता है? क्या? ये है ना रिएक्टेंस, यही पूछ रहे हो ना हाँ सर। तुम लोग? बताया था ना कि नहीं? ये जो जैसे होता है ना, जैसे देखोगे एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है, इन जनरल बता देता हूँ, ऐसा होता है। एक्स एल ओमेगा एल होता है, ये दो तो पढ़े हो और भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यस। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इस केस में एक्स सी जो है वो आपका रिएक्टेंस होगा, है ना। द रेशियो ऑफ रेजिस्ट कहाँ चला गया, द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस, मतलब मुझे 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, ये वैल्यू चाहिए। समझे मेरी बात? यस सर। कोई डाउट किसी को क्या चाहिए इसमें? नो सर। जल्दी कीजिए।
डन। क्या है आंसर बोलो? 1:√5। √3/5 आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। AC source of angular frequency omega is fed across resistor and capacitor in series. The current registered is I. If now frequency of source changed to omega by 3, but maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be halved. Calculate the ratio of ऐसा वैसा। तो देखो पहले केस में I is equal to V अपॉन जो भी होगा VRMS। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, मुझे लग रहा है तुम लोग शायद गलत कर रहे हो, समझने में कर रहे होगे। जहां भी मैं V0 लिखा हूं ना, एक्चुअल में ये V0 नहीं, ये VRMS ही है, क्योंकि पहले लेक्चर में ही बताया था कि AC को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यू हमेशा RMS होता है, बताया था ना। AC का क्रॉसपॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू RMS होता है, ये सिखाया था। बोलना बेटा। Yes, sir. तो जैसे चलो मैं शुरू से, ये गलती हो सकती है आप लोगों को समझने में, मुझे अभी समझा। यहाँ पर 100 वोल्ट DC लिखा है और यहाँ पर 100 वोल्ट AC लिखा है, देख रहे हो? तो ये जो 100 वोल्ट होगा ये AC का VRMS होगा, जिसको मैंने V0 लिख दिया है। V0 का मतलब पीक वैल्यू नहीं है यहाँ पर, है ना। सेम कॉइल ओनली 0.5 एम्पियर फ्लोज, मतलब ये IRMS है। मतलब AC में जो भी वैल्यू दिया होता है सिंगल वैल्यू, वो हमेशा RMS होता है, ठीक है। यस। जैसे इसमें भी कनेक्टेड, तो ये VRMS होगा। ये तो फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो ये जो V0 sin ओमेगा t यहाँ तक लिखा है मैंने, ये सब सही है, ये सब सही है। इसमें कहीं मैंने ऐसा नहीं किया, समझे मेरी बात? तो ठीक वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही रेशियो √2 होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, बट फिर भी फंडामेंटली ये समझना चाहिए। तो ये IRMS का वैल्यू हो गया VRMS अपॉन Z, है ना। तो पहले करंट I है, बोलो। ओ शेयरिंग स्टॉप, एक मिनट, कहाँ गया वन नोट? बंद हो गया क्या? दिख रहा है? बोलना बेटा। यस। तो I इज V अपॉन √R² प्लस 1/ω/c का स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। अब जब ओमेगा ω/3 हो गया तो करंट आधा हो गया, ऐसा लिखा है। यस सर। मतलब नेक्स्ट इक्वेशन मेरा हो जाएगा I/2 इज इक्वल टू V अपॉन √R² प्लस ω/3 कर देंगे तो 3ω/c का स्क्वायर, ऐसा कुछ, समझे? यस सर। तो हम लोगों को 1/ω/c अपॉन R चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2 इज इक्वल टू √R² प्लस 9 इंटू 1/ω/c का स्क्वायर, ऐसा। अपॉन √R² प्लस 1/ω/c का स्क्वायर। अब 1/ω/c, इतना बड़ा टर्म बार बार क्यों लिखेंगे हम लोग, समझे मेरी बात?
यस सर। या लिखने का मन है तो लिख भी सकते हो। तो आर बाहर निकाल के ये सब हटा बटा दो, तो ये हो जाएगा, आर बाहर निकल के हटा दोगे तो रूट के अंदर देखना ध्यान से, 1+9 1/ओमेगा c r, यही चाहिए मुझे ना, डिवाइडेड बाई 1+1/ओमेगा c इंटू r का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। यही वैल्यू चाहिए, मैंने r² बाहर लेके कट पिट कर दिया है, समझे ना। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से r² निकाल के कैंसिल करोगे तो यही मिलेगा ना। यस सर। तो 4 इज इक्वल टू 1+9, जो भी मुझे चाहिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, x², क्योंकि इतना बड़ा टर्म बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अपॉन 1+x², यही x मुझे चाहिए। सो 4+4x² इज इक्वल टू 1+9x²। So 3 is equal to 5x². So x is √3/5, ये आंसर होगा। आया समझ में या कोई डाउट है अभी भी? बोलो। जल्दी कॉपी करो फिर आगे पढ़ते हैं जल्दी से। हो गया? जैसे हो जाए बताइए मुझे। डन सर। हो गया? यस सर। चलो हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन कर दिया? RC का कर दिया, RL का कर दिया, L और C का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, नंबर कौन सा होगा? 6 ना? 6 होगा, बोलो जल्दी, थोड़ा सा बताओ मुझे। हाँ सर। LC सीरीज सर्किट, ये जितना कॉम्बिनेशन इसलिए कर रहा हूँ, कुछ भी पूछे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बता सकते हैं। LC सीरीज सर्किट, ये मजेदार सर्किट है।
मजेदार इसलिए है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस तो है नहीं ना। ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया ईएमएफ सोर्स। ठीक है, देखना कितना मजेदार सर्किट है ये। एक्स या ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर को मैं आई इंटू एक्सएल लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को आई इंटू एक्स सी लिखूंगा। बोलो। Yes. अभी ऊपर हमने देखा करंट से π/2 फेज पीछे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है ना। तो ये हमारा हो गया करंट वाला लाइन और ये हमारा हो गया करंट आई इंटू एक्स सी वाला लाइन और ये हमारा हो गया करंट आई इंटू एक्स एल वाला लाइन। समझ आया? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर सबसे आसान बात क्या हो जाती है कि जो जेड होगा वो जेड क्या होगा आई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्स एल एक्स सी में कौन बड़ा है मुझे नहीं पता। अगर एक्स एल बड़ा होगा तो ऊपर होगा, एक्स सी बड़ा होगा तो नीचे होगा। यस सर। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो अब ये एक्स एल एक्स सी में जो भी बड़ा हो तो कोई एक अपने मन से मान लेते हैं, मतलब कुछ कर तो सकते नहीं। सॉरी, तो सपोज एक्स एल एक्स सी से बड़ा है तो फाइनल मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये हो गया करंट आई और ये हो गया मेरा आई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, ऐसा। और ये 90 डिग्री है ना। तो जो बीटा ऊपर नीचे हम लोग देख रहे थे इसमें बीटा हमेशा 90 होगा। समझे कि नहीं? यस सर। समझे इस बात को आप लोग? तो दो दो वाले सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखो यहां से, और वही अगर एक्स सी ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा और क्या। समझ गए आप लोग ना? इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। सेवेंथ, अब अगर सर्किट में तीनों हो तो केवल सेवेंथ बता के भी निकला जा सकता था क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। जो दो रहेगा एक को हटा दोगे तो काम चलेगा आपका, लेकिन समझने के लिए एक एक करके करना जरूरी था। सीरीज LCR सर्किट मतलब सर्किट में एल भी है, सी भी है और आर भी है।
सर्किट में एल भी है, आर भी है और सी भी है। तो ये मेरा हो गया अप्लाइड वोल्टेज, ये मेरा हो गया एल, ये मेरा हो गया आर और ये मेरा हो गया सी। ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा आई इंटू एक्सएल लिखूंगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा आई इंटू आर और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा आई इंटू एक्स सी। इन तीनों का वेक्टर सम ये अप्लाइड वी के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। तो फेजर डायग्राम देखिए। ये तो आई आर होगा, है ना। ये आई इंटू एक्स एल होगा और ये आई इंटू एक्स सी होगा, ऐसा होगा। बोलिए, इसी तीनों का रिजल्टेंट होगा ना। यस सर। अब एक्सएल एक्सी में से कौन बड़ा है मुझे नहीं पता, कोई एक ले लेते हैं, फिर नेगेटिव आएगा समझ आ जाएगा। इफ एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, अच्छा रुको, इसी में तीनों कर देता हूँ, बहुत अच्छा होगा। रुको रुको, ये अच्छा तरीका है। तो इफ एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, तो मेरा फेजर डायग्राम ऐसा हो जाएगा कि ये हो गया आई आर। हाँ, ये तरीका अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये सब फॉर्मूला तो होता नहीं, कॉमन सेंस है। ये ऐसा हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा आई इंटू जेड, होगा ऐसा। तो ये एंगल बीटा हो जाएगा और tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, है ना। तो करंट आई को मैं लिख दूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, ऐसा लिख दूंगा। सोच के बताइए। करंट Yes. देखिए अप्लाइड वोल्टेज से बीटा एंगल पीछे है, इसी में केस बी ऐसा हो सकता है कि एक्स एल छोटा है एक्स सी से, है ना। हो सकता है ऐसा। बोलिए। यस सर। केस ए में अपॉन जेड भी आएगा ना? हाँ अपॉन, अच्छा नहीं लिखा मैंने, ओ सॉरी, अपॉन जेड भी आएगा। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यही होगा ना। बोलिए। यस। अब ये आई आर होगा और ये मेरा हो जाएगा आई इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल, ऐसा होगा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, होगा। बोल बेटा। Yes, sir. तो बीटा
इसमें देखोगे तो tan बीटा क्या हो जाएगा, XC माइनस XL अपॉन R, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इसमें z क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो z में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अंदर में होल स्क्वायर का टर्म है, तो चाहे मैं ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है ना। यस Yes, sir. इसमें जो हम लोग करंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, V0 अपॉन जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा लिखेंगे। ये बात भी समझ आ रही होगी, यस सर। है ना? अच्छा, तो बार बार स्क्रीन क्यों चला जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो, है ना? यस सर। सो सी सबसे आसान, इफ XL इज इक्वल टू XC, दैट इज ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, that is omega square is equal to 1 upon L into C, that is omega is equal to under root LC। तो कॉमन सेंस है, अगर ऐसा होगा तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. Then circuit will behave as purely resistive circuit, क्योंकि एक्सएल और एक्सट्रीम दोनों इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस तो 0 हो गया ना। बोलो बेटा। यस सर। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इसके क्या फायदे हैं अभी थोड़ी देर सिखाता हूँ, इसमें मैक्सिमम पावर मिलता है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है? और ये एज अ फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला क्या, कॉमन सेंस है, इसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट 1 अपॉन LC होता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अगर केवल LCR सर्किट ही बताएं तो इसमें से R का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो LC हो जाएगा, C का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, मतलब ऊपर जितने कॉम्बिनेशन देखे थे सब इसी का पार्ट है। यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से बचा है शायद आप लोगों का LC सीरीज सर्किट से।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes. बोलते नहीं हो तुम लोग। तो ये जो केस 3 वाला सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट, इसमें हमने देखा कि अगर हमारा ओमेगा 1/√LC के बराबर होता है तो उस केस में करंट मैक्सिमम होगा। ये बात समझ आ रहा है? उस समय करंट मैक्सिमम होगा। अरे जेड मिनिमम होगा, ऐसा समझो। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया तो जेड मिनिमम होगा, क्योंकि केवल आर होगा। Yes, sir. तो जेड मिनिमम होगा मतलब करंट मैक्सिमम होगा, ऐसे समझो। चलो उल्टा कर दिया। तो जेड मिनिमम होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, है ना? Yes, sir. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर जो जेड, दैट इज टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड को बोलते हैं टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस जेड ये मिनिमम होगा at resonating frequency which is 1/√LC, इस पर ऐसा होगा। और करंट I इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा at ओमेगा इज 1/√LC, ऐसा होगा। Yes, sir. अच्छा, और इस केस में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, ऐसा होगा। क्लियर है? Yes. लिख लो जल्दी, ये दोनों ग्राफ जल्दी बना लो। हो गया? Yes, sir. बोलते नहीं हो तुम लोग। अब एक टर्म आता है रेजोनेंस से रिलेटेड, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए नहीं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का मतलब ये होता है कि देखो, कोशिश तो यही होती है कि जो एसी का पावर सप्लाई है उसको ऐसा रखें कि हम लोगों को इम्पीडेंस मिनिमम मिले, लेकिन उसके लिए ओमेगा चेंज करते करते एग्जैक्टली उतना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो मुश्किल भी होता है। तो अगर हम ओमेगा को इतना चेंज कर पाए कि अगर मैक्सिमम का √2 वैल्यू करंट भी मिल जाता है तो उस रेंज ऑफ ओमेगा को हम लोग शार्पनेस फैक्टर कहते हैं।
फिर से समझो इस डेफिनेशन को कि शार्पनेस फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू विच difference in two frequencies taken in both sides of resonating frequency such that amplitude 1 by root 2 times हो उसको। जैसे ये जो ग्राफ दिया ना, उनको मैं बताता हूँ। ओमेगा आर पर तो मैक्सिमम होगा करंट, ओमेगा 1 पर करंट अगर मुझे मैक्सिमम का 1 by root 2 भी मिल जाए, समझ रहे हो, और इस फ्रीक्वेंसी पर फिर मुझे मैक्सिमम का √2 मिल रहा है, तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना ऑपरेट करने वाला, ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इतने में अगर हम ऑपरेट करते हैं किसी एसी सर्किट को, तो मुझे ये पक्का है कि मैक्सिमम अपॉन √2 जितना होगा उसी के बीच का मेरा आउटपुट होगा। तो ये जो डिफरेंस है ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच का, मतलब मुझे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक गैप मिला, इसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझे मेरी बात? इसको बैंडविड्थ कहते हैं, ऐसे समझो। रुको, तो ये जो मिला मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको ऑपरेटिंग बैंडविड्थ कहते हैं। कोशिश होती है इसी के बीच फ्रीक्वेंसी मैनेज करने की, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग बैंडविड्थ कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग बैंडविड्थ जितना हमें मिलता है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का रेशियो क्वालिटी फैक्टर बोल दो, क्यू फैक्टर बोल दो, शार्पनेस बोल दो, जो नाम देना है दे दो, ठीक है। तो ये ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, इसका जो रेशियो है इसी को क्यू फैक्टर बोल दो, शार्पनेस बोल दो, क्वालिटी फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो इसी का अलग अलग नाम है, इसको कभी कभी शार्पनेस बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, और क्यू वैल्यू तो है ही, ये भी बोलते हैं। आया समझ में? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ये जस्ट वैल्यू है। मतलब फॉर्मूला निकाल, क्वेश्चन के हिसाब से जब निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला के नाम पर आपको ये याद रखना है डेफिनेशन के साथ कि रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ इज कॉल्ड शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसको भी जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा मैं, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो और 5 मिनट मुझे और दे दो।
डन सर। डन। ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई, मतलब किसी भी एसी सर्किट में जो पावर होता है वो देख लेते हैं। पावर इन एसी सर्किट, कोई भी जनरल में एलसीआर कोई भी सर्किट ले लूं तो किसी भी सर्किट में पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। यस सर। तो देखना ध्यान से, सब लोग देखिएगा, पावर P होता है V इंटू आई। कोई भी सर्किट होगा, कोई भी सर्किट होगा, कोई भी सर्किट होगा, उसमें V और I में क्या होगा, जहां V होगा उसी में कुछ फेज आगे पीछे आपका I होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जनरल किसी ऐसी सर्किट में लिख सकता हूं कि V को V नॉट साइन ओमेगा टी अगर लिख दिया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट को मैं क्या लिखूंगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या बीटा, जो ऊपर किसी भी इसमें आया होगा, है ना। यस सर। यही फाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यही सब कुछ हो सकता है ना। हाँ सर। तो ये हो गया V नॉट इंटू आई नॉट, और ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको क्या करता हूं मैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो V नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू इतना बड़ा टर्म। तुम लोग तो बायो के हो, बट थोड़ा बहुत इतना तो पता होगा, 2 साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो, नहीं मालूम है। बोलो, नहीं पता है 2 साइन ए साइन बी आप लोगों को। शायद से साइन ए प्लस साइन भी होता है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़, आप लोगों के लिए उतना नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। चलो कभी कुछ भी होगा इसको छोड़ दो, चलो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ज्यादा आप लोगों को लोड नहीं देता हूँ, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 साइन ओमेगा टी, केवल मतलब समझ लो तो समझ आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा होगा। पावर को हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सो एक पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर मैं वर्क डन देखूं तो V नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन ओमेगा टी, डरना मत तुम लोग, मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं ये करूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, 0 से 1 टाइम पीरियड, ये टोटल वर्क डन हुआ एक टाइम पीरियड में। तो जो हम लोग एसी सर्किट का एवरेज पावर लिखेंगे वो क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम पीरियड होगा। तो V नॉट बाई रूट टू देखोगे V RMS होता है,
I0/√2 IRMS होता है, और ये जो टर्म इंटीग्रेशन से आएगा और t डिवाइड करने के बाद इसको ये वैल्यू हो जाएगी cos फाइव। ठीक है, तो डीसी सर्किट में पावर V इंटू आई होता है, यहाँ पर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव होता है। इस cos फाइव को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा सर्किट कहलाएगा। दैट इज रेजोनेंस सर्किट में देखो फाइव की वैल्यू 0 होगी ना, रेजोनेंस सर्किट में फाइव की वैल्यू 0 होती है ना, ओमेगा सी ओमेगा एल कैंसिल होता है और करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है, यस सर। तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो एसी और डीसी सर्किट में फर्क कितना है, ये पावर फैक्टर का cos फाइव का कॉपी कर लीजिए इसको। ये इंटीग्रेशन का पोर्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोग उसको डिफिकल्टी लगेगा तो अननेसेसरी क्यों टेंशन लोगे। ठीक है, लिख लीजिए। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ। चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। ठीक है, यस। ठीक है, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को नीट बेस्ड प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का मैं ऐसे भी अपने याद से ग्रुप में डालता जाऊंगा, बट फिर भी इंडिविजुअली भी किसी को चाहिए तो हर चैप्टर का या टोटल प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है, यस सर। सर अभी मॉडर्न फिजिक्स वाला पूरा वो दूसरे सोम सर लेंगे। हाँ वो सोम सर के ट्रैक में वो लेंगे, या देखता हूँ उनको अगर टाइम इधर उधर कहीं होगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, एक्चुअल ट्रैक में सर वाले ट्रैक में आता है। मेरा वाला ट्रैक इधर ओवर हो गया, तो अगर दिक्कत होगी तो वो भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। ठीक है, चलिए कॉपी करते जाइए, जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हैं।